आप जवान हैं और यूथ को किस तरीके से और मोटिवेट करते हैं कि आने वाले वक्त में वो और भी ज़्यादा राजनीति में सक्रिय हो? मैं अपने साथ जुड़े हुए यूथ को सिर्फ एक ही बात पे कन्विंस करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में क्या चल रहा है कि हमारा यूथ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा ड्रग्स की, नशे की, इसकी तरफ। तो मैं अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को हमेशा एक ही चीज़ के लिए हमेशा जो है ना सचेत करता रहता हूँ। तो मेरे से जुड़ने के बाद कभी भी जो है ना मेरे को ये शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारे परिवार से। राजनीति में उठापटक तो चलती रहती है, लेकिन आज ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली वालों का अपना दिल भी जीता और उनका विश्वास भी जीता, जिसने हर वक्त ये साबित करके दिखाया कि किस तरीके से काम से अपना नाम भी कमाया जा सकता है। स्वागत है छाया जी का, जो कि निगम पार्षद है ब्रह्मपुरी से, और उनके साथ उनके जीवन साथी गौरव शर्मा जी। स्वागत है राजनीति.com में आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवक तो हैं ही, किस तरीके से ये शुरुआत हुई और किस तरीके का सफर अब तक का आपका तय हुआ? 2008 से स्टूडेंट यूनियन से मेरा जो है जीवन चालू हुआ। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद मुझे यूथ कांग्रेस का एक एक्टिव मेंबर, और उसके बाद यूथ कांग्रेस से मेरी राजनीति चालू हुई। 2017 में मुझे चुनाव लड़ने का भी मौका मिला और बहुत नैरो मार्जिन से मैं जो है चुनाव लूज कर गया था 2017 काउंसलर का ब्रह्मपुरी वार्ड से। बट लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया उस समय भी। लोगों ने एक विश्वास जताया मेरे ऊपर, क्योंकि उम्र 26 साल थी। इतने कम उम्र में और फर्स्ट जनरेशन को इतना विश्वास लोग बहुत कम दे पाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं नए बच्चे को, युवा को जो बहुत मैच्योर नहीं समझते, तो उसको एज अ काउंसलर, एमएलए कंसीडर करना बहुत कम, जब तक आपकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पॉलिटिक्स में ना हो। तो 2017 के बाद भी मैंने काफी समय जो है कांग्रेस में रहा। बट मैंने देखा कि दिल्ली में जो है लोग काम की राजनीति को बहुत पसंद कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए मैंने 2019 में आम आदमी पार्टी के दामन को थामा था। एक नया एक्सपीरियंस हुआ। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपकी काबिलियत को पूछा जाता है। ये मैटर नहीं करता आप कितने बड़े नेता के बेटे हो, आपका पुराना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का है या नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो वो आपको कंसीडर करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की बहुत खासियत रही, और उन्होंने मेरे पुराने एक्सपीरियंस को देखा, टैलेंट को देखा, तो मेरे को मौका दिया। राष्ट्रीय कमेटी में मुझे जो है संयुक्त सचिव बनाया गया। फिर मुझे जो है गोवा का सह प्रभारी बनाया। गोवा का इलेक्शन में मेरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। 1.5 साल में गोवा रहा पार्टी की तरफ से, और उसके बाद मुझे जम्मू का प्रभारी बनाया गया। इस बीच में मुझे शिवाजी कॉलेज का भी चेयरपर्सन बनने का मौका मिला, जिसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी में आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। जो एक ट्रेंड चला आ रहा था पॉलिटिक्स में कि आपको हर बड़े नेता के गेट के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, आपके हर गेट नेता के घर के बाहर कई कई घंटे खड़ा होना पड़ता है, जब तक उसकी नजरें नहीं पड़ेंगी आपके ऊपर तब तक जो है आपका भला नहीं हो सकता, आपको कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड बड़ा अलग था। यहाँ पर अगर आप काम करने वाले हो तो आपको ना किसी नेता की चाकरी करने की जरूरत है, ना बटरिंग करने की जरूरत है। आपको खुद पिक कर लिया जाता है कि हाँ यार ये काम करने वाला व्यक्ति है, इसको मौका दिया जाना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं अपने 2022 के चुनाव में, 2022 में मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन था, क्योंकि ये सीट रिजर्व सीट हो गई थी, रिजर्व फॉर लेडीज। तो मेरी वाइफ छाया जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, टीचर थी। बहुत बर्डन था। पिछला चुनाव में नैरो मार्जिन से हारा था। बहुत बार सोचा कि नहीं यार, गवर्नमेंट सर्वेंट है, 1 लाख रुपए तनख्वाह आती है, क्यों नौकरी दांव पे लगाया जाए। 30 साल की नौकरी बची हुई है, क्या जरूरत है।
नौकरी दांव पे लगाने की, बहुत तरह तरह के ख्याल आते थे। 1% क्या अप एंड डाउन हो जाए, चुनाव किस घर बट बैठे किसी को नहीं मालूम होता। हर व्यक्ति चुनाव अच्छा ही लड़ता है अपनी तरफ से, और अगर कुछ अप एंड डाउन हो गए तो फिर कैसा रहेगा कैसा नहीं। फिर भी साथ के लोगों ने, साथियों ने, जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, 24 घंटे सातों दिन जो लोग साथ देते थे, उन्होंने जो है हमेशा कन्विंस किया कि नहीं नहीं तुम करो, हम साथ हैं, सब अच्छा होगा। तुमने इतनी मेहनत की है। चुनाव हारने के बाद लोग तो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, तो नेताओं को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तुम तो चुनाव हारने के बाद जो है हमेशा क्षेत्र में लोगों के बीच में रहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कोविड चरम पर था, और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, कि जिस समय यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों ने वोट दिया था उन्हें, उस समय वो नजर नहीं आते थे। उस समय हमारी एक टीम है, टीम आपका गौरव, जो चुनाव 2017 में भी उन्होंने ही बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया था। मेरे हर सुख दुख के साथी हैं वो सारी साथी मेरे। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मतलब आप मेरे से नहीं, आप मेरे क्षेत्र में कभी विजिट कीजिएगा और लोगों से रेंडमली पूछ लीजिएगा कि भाई उस समय अगर कोई आया लोगों के बीच में, जब लोग एक दूसरे से बात करने से, हाथ लगाने से डर रहे थे, जब सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, तब उस समय जो है हमारी टीम के लोगों ने अपने पैसे खर्च कर कर, जब ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे, तब हमारी ये व्यवस्था होती थी कि रात में 10 लोग जाकर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे, और सुबह जिन जिन लोगों को नीड्स होती थी, क्योंकि हमारे पास लिस्ट होती थी, हम उनके परिवारों को जाके सिलेंडर सप्लाई किया करते थे ऑक्सीजन के, है ना। सैनिटाइजर, जब लोग किसी के घर में घुसने से डर रहे थे, तब हम कोविड पेशेंट्स के यहाँ पर जो है सैनिटाइज कर कर आते थे, अपने जो है पूरी ड्रेस पहनकर, और जो होता। तो कुल मिलाकर ये है कि उसी विश्वास और उम्मीद पर जो है लोगों ने हमारे को मौका दिया। 2022 के चुनाव में लोगों ने एक विश्वास जताया, और फाइनली भगवान की भी बड़ी कृपा हुई कि हमको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिला, और क्षेत्र की सेवा करने का भी मौका मिला, और कर रहे हैं हम इस समय। आपने काम की बात करी, हर एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, आम आदमी पार्टी का भी होगा। क्या लगता है आपको, कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने अभी बाकी हैं? अगर आपकी पैदाइश दिल्ली की हो, अगर आपका बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली का हुआ हो, तो मैंने तो बहुत नजदीक से उस दौर को देखा है, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही जस्ट टेंट वाला स्कूल होता था, जो आज तक 7-8 साल पहले तक टेंट वाले के ही नाम से मशहूर था। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है यमुना विहार के 80% बच्चे उस टेंट वाले स्कूल से ही पास आउट थे। उसमें ना पंखे होते थे, फटे हुए टेंट के नीचे बच्चे पढ़ा करते थे, और टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी जीरो थी। और आज उन्हीं स्कूल्स को आप अभी जाकर देख लीजिए, उनके स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए, उसमें टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन को देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बताने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज सामने नजर आ रही है उसमें बताने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख लीजिए आप आज की डेट में। अभी हाल फिलहाल में ही मेरे कजन का इलाज जो है दिल्ली गवर्नमेंट में हमने करवाया, और मैं बहुत सेटिस्फाइड था कि भाई 4-4 बार हमारे सामने ही सफाई हो रही है, पूरी क्लीनिंग, हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, प्रॉपरली जो है देखा ऑब्जर्व किया जा रहा है, डॉक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर निभा रहे हैं। रैंडमली विजिट कभी भी मिनिस्टर की हो जाती है, सब बहुत जो है हमेशा जागरूक रहते हैं यार, कभी भी किसी भी समय जो है विजिट हो सकती है, कहीं हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब ऊपर वाला अपनी जिम्मेदारी समझना चाहता है ना, या समझता है और निभाता है, तो उस कड़ी का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति जो है, तो बॉटम पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरा प्रयास करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता तो बहुत सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड ना होती तो एक बार 67-70 में से, और फिर दूसरा 70 में से 62। अगर आज हम काम नहीं करते ब्रह्मपुरी के लिए, आज इस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आज हम सिर्फ फोटो खिंचाकर वहां पानी पर फोटो खिंचाकर और उसमें जो है सर्कुलेट कर दें, फेसबुक पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चला दें, सच्चाई तो उन लोगों को भी मालूम है कि कौन सा व्यक्ति उनके बीच में है, और कौन सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी और जो है मीडियाबाजी कर रहा है ना।
तो आप अपने मन से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने मन से जो है नहीं, लोगों को सब मालूम होता है। मगर लोग आजकल क्या है ना, समय आने पर जवाब देते हैं। किसी पे इतना समय नहीं रखा कि वो जो है आपसे झगड़ेगा, लड़ेगा। ट्रेंड ऑफ पॉलिटिक्स हो गया सर चेंज। आज की डेट में जिस दिन लोग आपको सीट पे बैठा देते हैं, उस दिन से वो आपको काउंट करना चालू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना चालू कर देते हैं कि आपने डे फर्स्ट से क्या क्या काम किए। और हमारे पास तो आप मानोगे नहीं, हम तो हर 3 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को देते हैं कि इस 3 महीने में हमने, हमारा रिपोर्ट कार्ड ये है, ये काम किए अपने 90 दिन में, क्या लोग हमारे से सेटिस्फाइड है या नहीं। अभी थोड़ी सी परेशानी है इसलिए महसूस हो रही है हमारे को, क्योंकि अभी जो है एमसीडी की स्ट्रक्चर अभी प्रॉपरली नहीं बिल्ट हुआ है, सारी चीजें रुकी हुई हैं। मेरा अगला सवाल इसी के ऊपर था। जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली के अंदर तो अच्छे से काम दिखाया भी है और कर भी रहे हैं, पंजाब में भी आप जीत के आए, एमसीडी भी आप हाल ही में जीते हैं, आपको लगता है सोशल मीडिया का जो बहुत बड़ा रोल होता है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों तक कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सोशल मीडिया इस हिसाब से अभी तक नहीं पूरी तरह फैली हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्र तक सरकार की योजनाओं को किस तरीके से पहुंचाया जाता है आपके थ्रू? नहीं, हमारे तो देखो सर है क्या, मेरा मानना ये है कि जब आप अच्छा काम करते हो ना, थोड़ा समय लगता है, मगर चीजें ट्रेवल होती है, थोड़े समय पर होती है, मगर पहुंचती जरूर है, क्योंकि माउथ टू माउथ कन्वर्जेशन है ये। आज मैंने काम कुछ अच्छा किया, हो सकता है कि गांव तक पहुंचने में उससे थोड़ा समय लग जाए, मगर जब आप अच्छा काम करते हो वो चीजें ट्रेवल करती हैं। चीजें जैसे कहते हैं ना, आपके पहुंचने से पहले आपकी इमेज ट्रेवल कर जाती है, तो आपके काम भी ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज की डेट में लोग जो है इतने ज्यादा अवेयर नहीं है गांव के, क्योंकि उसमें अपनी किसानी में, अपने काम धंधों में लोग इतने उलझे हुए हैं, इतनी जीवन व्यापन करने में इतना व्यस्त है कि आदमी को क्या है ना, रोज हैंड टू माउथ है। अगर वो इसमें लग जाएंगे तो फिर वो अपने काम में नहीं ध्यान दे पाएंगे। तो उसका तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में कितना भी गरीब से गरीब किसान है ना, वो भी आज की डेट में एंड्रॉयड फोन लेकर जरूर चल रहा है, क्योंकि आदमी को कुछ तो चाहिए ना अपना जीवन जीने के लिए। क्योंकि वो गांव में खेती में तो टीवी चला नहीं सकता, भाई किसान खेती कर रहा है टीवी, मगर उसमें मोबाइल जरूर ऐसा है। तो मेरे हिसाब से ये है कि तकरीबन लोगों तक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव है, चीजें नहीं वो रिप्लाई कर पाते नहीं, बट वो देखते तो है ही, ऑब्जर्व तो करते ही हैं चीजों को। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि काफ़ी लंबा समय बिताया आपने राजनीति में, आपके साथ आपकी संगिनी भी जुड़ी हैं। आप जनता को कितना वक्त देते हैं? क्योंकि आप एक अच्छे खासे समाज सेवक भी रहे हैं, आप पॉलिटिशियन भी हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों चीज़ें मैनेज करना इजी भी होता है? सर 24/7 पॉलिटिक्स में है, 24/7 सर्विंग में है। मेरे को फोन करते हुए मेरे क्षेत्र की जनता को झिझक नहीं होती कि रात के 1 बजे कॉल कर रहे हैं, 2 बजे कॉल कर रहे हैं। गौरव शर्मा अवेलेबल 24/7 अवेलेबल है। और उसका कारण भी ये है कि मैंने कभी भी जो है ना बनने से पहले डिस्टेंस रखा था, ना बनने के बाद डिस्टेंस रखा है अपने और उनके बीच में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सच्चे और अच्छे नेता तभी हो जब आपके व्यवहार में परिवर्तन ना आए, पहली बात। और दूसरा, लोगों की जो उम्मीद है आप उस पर खरा उतर कर दिखाओ। तो मेरा यही प्रयास रहता है, क्योंकि अभी जर्नी तो बहुत छोटी सी कवर की है, क्योंकि हमने तो बड़ी लंबी रेस दौड़नी है जी। तो उसमें लोगों का साथ बने रहने की बहुत आवश्यकता है, और लोगों का ट्रस्ट जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक आप जो है लंबी रेस दौड़ नहीं सकते। और समय जरूर लगता है ट्रस्ट कमाने में, बनाने में। बट जो ये है कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो, मैं नहीं कहता कि 100 काम आते हैं तो 100 में करता हूं, मगर 100 में अवेलेबिलिटी जरूर रखता हूँ। हो सकता है 100 में से 80 की रेशो हो, 70 की रेशो हो, मगर लोगों को ये सेटिस्फेक्शन जरूर है कि रात को अगर फोन करेंगे तो बंदा फोन भी उठाएगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा, और हमारे लिए 100% एफर्ट भी करेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि जनता उत्सुक रहती है राजनीति का, लोगों का घर परिवार और ये सब चीज़ें जानने में। आपने कहा मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने वक्त तो बताया कि मैं इतना देता हूँ, और साथ ही साथ अपनी फैमिली के बारे में बताया। आपको लगता है कि ये एक जो परिवार होता है, ये परिवार की तरह ही होती है जनता? क्योंकि सभी ने तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया होगा। एक नेता आप मानते हैं कि सभी के लिए है, चाहे वो किसी को भी वोट दे? मैंने तो जिस दिन से चुनाव लोगों ने जिताया, उसके बाद मन में सिर्फ एक ही भावना रखी है कि जिन्होंने दिया उनके तो काम करने ही करने, जिन्होंने नहीं दिया उनके काम इसलिए करने क्योंकि उनके दिलों को जीतना है।
कि अगली बार के चुनाव में वो भी हमारे साथ जुड़े। तो सिर्फ मन में ये भावना रखी हो, कभी भी ये सोच ही नहीं रखी कि इसने नहीं दिया, जिसने नहीं दिया उसका भी तो दिल जीतना है ना, क्योंकि रेस लंबी है हमारी, दौड़ना है तो साथ लेकर दौड़ेंगे, साथ लेके चलेंगे, तभी उस रेस को जीत पाएंगे। तो मन में हमेशा भावना बड़ी पॉजिटिव रही है, छोटी सोच में नहीं पड़े कभी, कभी किसी को टारगेट नहीं करते इन चीजों को लेकर। हमेशा ये है कि अब सबके लिए पार्षद बने हैं, सबके काम कराने, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी है। अच्छा, करंट सिचुएशन की बात करते हैं। दिल्ली में पानी का स्तर काफ़ी ऊपर तक आया है। उस्मानपुर यमुना खादर के अंदर तो पानी घरों तक आ चुका है। वहाँ पर क्या सिचुएशन लगती है आपको? कितना कम काम अभी रहता है काम करने के लिए? देखो, इसमें मैं जो है दिल्ली सरकार का, डीएम साहब का, हमारे डीएम नॉर्थ रेवेन्यू का, रेवेन्यू के सभी एसडीएम, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ के सभी अधिकारियों का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद मौके पर हूँ। पिछले 3 दिनों से, 4 दिनों से, जब से यमुना जी का स्तर जो है बढ़ा है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पिछले 3-4 दिन में लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जनप्रतिनिधि उनके बीच में है, अफसर उनके बीच में है। और आज भी मैं पिछले 8 घंटे जो है यमुना खादर में था, उस्मानपुर गांव में था, रेस्क्यू करवाया गया लोगों का। लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं वहां पर पशुओं से, क्योंकि उनके जीवन यापन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि तकरीबन ज्यादातर लोग जो है वो दूध के व्यापारी हैं और अपना जीवन उन्हीं के सहारे जीते हैं। तो उनका जो है अटैचमेंट इतना था कि वो तब तक नहीं छोड़ रहे थे घर को, कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर पशु है, हमारी गायें हैं, भैंसें हैं, हम इनको छोड़कर कैसे चले जाए। तो आज मैं डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीआरएफ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस के सभी साथियों का, कि बहुत कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद 80% पशु को वहां से निकाल दिया गया है, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और आज मन को बहुत संतुष्टि है। और क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें ना हमारा जोर है, ना कोई सरकार काम कर पाती है, सब फेल है। आप किसी, मैं इसमें कोई छीटाकशी या राजनीति नहीं करना चाहता। आप हरियाणा की स्थिति, गुड़गांव की स्थिति, नोएडा की स्थिति, यहाँ मैटर ये नहीं करता कि वहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ आम आदमी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है। जब प्राकृतिक आपदा है तो ये तो इसमें सभी लोग परेशान है और सारी चीजें, सारा सिस्टम चरमरा जाता है। इस समय क्या है, राजनीति से ऊपर उठकर सबको जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है, और उन लोगों की मदद करने की आवश्यकता है जिनको हमारे से आज उम्मीद है। तो उसमें लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ जल्दी इस आपदा से जो है हमारे को निजात दिलवाए। और मुझे लगता भी है लोग जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इससे हम जल्दी से जो है निजात मिलेगी भी। चलिए, अच्छी बात है। 2025 में आने वाले चुनावों की किस तरीके से तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की? कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कि 25 को लेके तैयारी के लिए कुछ अलग सा प्लान किया गया है, क्योंकि 24/7 जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोगों के बीच अवेलेबल है, तो मुझे लगता नहीं है उसके लिए कुछ अलग प्लान करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है, और लोगों को जो फिर बेसिक नीड्स हैं उनकी, वो फुलफिल की जा रही है सरकार के द्वारा। तो हमारा तो ये है कि हम तो 24/7 जो है इलेक्शन मोड में रेडी है, 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत सेटिस्फाइड है। 2025 में भी 100% जो है केजरीवाल जी रिपीट होने जा रहे हैं, और उन्हें मौका देगी जनता दोबारा। मेरा आखिरी सवाल, आप जवान हैं और यूथ को किस तरीके से और मोटिवेट करते हैं कि आने वाले वक्त में वो और भी ज़्यादा राजनीति में सक्रिय हो? मैं अपने साथ जुड़े हुए यूथ को सिर्फ एक ही बात पे कन्विंस करता हूँ कि आज की डेट में क्या चल रहा है कि हमारा यूथ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा ड्रग्स की, नशे की, इसकी तरफ। तो मैं अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को हमेशा एक ही चीज के लिए हमेशा जो है ना सचेत करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे से जुड़ने के बाद कभी भी जो है ना मेरे को ये शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारे परिवार से। पहले तो तुम मेरा साथ दो, उतना दो कि तुम्हारे घर में परेशानी ना हो, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल परेशान नहीं होने चाहिए आप।
थोड़ा जो समय दे सकते हो जब आप फ्री टाइम में हो और आपको लगता हो, जिसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो सिर्फ सोशल सर्विस करना चाहता है, कि आपकी फैमिली कभी भी सफर ना करे। सबसे पहला तो मेरा ये रहता है। दूसरा, मेरे को ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आज हमारा बच्चा जो है इस नशे में पड़ गया और इस नशे में पड़ गया। मैं सबसे पहले उसको कई बार समझाता हूँ, नहीं फिर मैं अपने आप से दूर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज पर हर बार एक चीज पे बहुत ध्यान दिया है कि आप जब गलत लोगों की संगत अपने साथ जोड़ना चालू कर देते हो ना, एक बहुत बड़ी फौज आपके साथ खड़ी हो जाती है। अच्छे लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, मगर आपकी सोसाइटी में जो है एक इमेज पॉजिटिव क्रिएट होती है। तो मैं लोगों को जो है हमेशा इस बात के लिए अप्रोच करता हूँ कि कभी भी गलत की तरफ आप जो है डाइवर्ट मत हो, बिल्कुल भी। और ये कारण भी है कि मुझे जो है मेरे क्षेत्र का यूथ बहुत प्यार करता है। यही रीजन है कि मैं कभी गलत के साथ नहीं होता। बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरे पे बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, कभी थाने में भैया ये कह दो, कभी थाने में ये कह दो। मैं कभी भी गलत के लिए स्टैंड नहीं लेता। कभी भी मैंने स्पष्ट स्टैंड क्लियर है मेरा। मैं कभी भी गलत बात की सिफारिश के लिए, आप कभी भी रैंडमली मेरे लिए किसी भी ऑफिसर से किसी भी उससे पूछ सकते हैं कि मैं कभी भी गलत की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है आज गलत की सिफारिश करूंगा, कल से जो है भीड़ लगनी चालू हो जाएगी। तो अच्छे व्यक्ति का साथ दो, खुद अपनी जगह ठीक रहो। थोड़ी समय लगेगा आपकी तरक्की में, मगर तरक्की होनी निश्चित है। एक सवाल आपसे, महिला की भागीदारी को लेकर राजनीति में क्या समझती हैं आप, कितना उन्हें आगे आना चाहिए? देखिए, बीइंग अ लेडी मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तभी राजनीति साफ-सुथरी होगी, क्योंकि जब तक एक महिला राजनीति में एक मैसेज नहीं देगी, क्योंकि बीइंग अ महिला मुझे पता है आज हमारी दिल्ली की मेयर महिला है, हम कितना सुरक्षित फ़ील करते हैं आम आदमी पार्टी में। क्योंकि देखिए, वो और बात है, मैं राजनीतिकरण में नहीं जाऊँगी कि दिल्ली की मेयर के साथ क्या हुआ, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन हम पावरफुल समझते हैं, खुद को अच्छा लगता है जब हम अपना प्रतिनिधित्व सदन में, हमारे सदन में एक महिला को बैठा देखते हैं। हमें लगता है कि हम खुद भी सेफ हैं और हमारे साथ जुड़े जो हमारे क्षेत्र की महिलाएँ हैं, वो कितनी सेफ हैं। ये चीज़ मुझे फ़ील हुई जब महिलाएँ आज मेरे ऑफ़िस पे आती हैं, धड़ल्ले से, मतलब क्योंकि मैं उनकी प्रतिनिधित्व करती हूँ, मैं उनकी एक नेत्री हूँ। वो मेरे से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कहने में भी झिझकती नहीं है। अगर वहीं पर एक पुरुष वहाँ होते हैं हमारी सीट पे, तो उनसे कहने में उन्हें झिझक होती है। आज मेरे क्षेत्र में जितनी महिलाएँ मेरे पास आती हैं, पुरुषों से ज़्यादा उनका मतलब पार्टिसिपेंट होता है। वो अपनी समस्या लेके आती हैं, अपनी खुशी से आती हैं। उन्हें जो दोपहर का 1-2 घंटा होता है मेरे साथ बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है हमें भी समय दे रही हैं। हम भी अपने घर की प्रॉब्लम बड़ी ईज़िली अपने मैडम को बता सकते हैं। तो मेरा मानना है, अभी तो हम सिर्फ़ सदन में हैं, दिल्ली एमसीडी में। मैं सभी अपने जितने भी हमारे भारत के राजनेता हैं, सभी से प्रार्थना करती हूँ, विधानसभा में भी और संसद में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़रूर होना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी महिला रेसलर्स को क्या झेलना पड़ा, वो सिर्फ़ इसी वजह से झेलना पड़ा। अगर आज संसद में हमारा प्रतिनिधित्व होता, तो हर महिला अपनी महिला साथी के लिए वहाँ खड़ी होती। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम पुरुष कहते हैं कि वो हमारी अर्धांगिनी है या वो हमारे साथ 50% हमारे जीवन की संगनी है, लेकिन राजनीति में लाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कहीं न कहीं उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक महिला को गॉड गिफ्ट है, वो अपना घर सँभालती है, अपने बच्चे सँभालती है, अपने क्षेत्र को भी सँभालती है राजनीतिज्ञ होने के बाद, मतलब उसके टास्क कितने बढ़ जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है, तो इसलिए महिलाओं को ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। मैंने अक्सर आपको रात को काम करते हुए अपने वार्ड में देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है 24 घंटे के लिए एक नेता का तत्पर रहना अपनी जनता के लिए? देखिए, मेरा मानना है, जब जनता हमें जिता के भेजती है ना, तो वो मात्र जनता नहीं रह जाती। जब हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारा परिवार है, तो परिवार के लिए उसके सुख-दुःख में रात-दिन नहीं देखा जाता। जैसे कि शर्मा जी पूरा, अभी हम ब्रह्मपुरी वार्ड में नाले का डिसील करा रहे थे, तो रात के 1:30 बजे ये भी जाते थे, मैं भी जाती थी, ऑलमोस्ट ये जाके वहाँ खुद खड़े होके अपने निरीक्षण में, हमारे वार्ड में गोकलपुर ड्रेन पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है कई बार। मेरे से पीछे जितने भी राजनीतिज्ञ आए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और ये थोड़ा-सा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में सांसद और विधायक, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी गोकलपुर ड्रेन है, जिस पे ये रात के 1:30 बजे भी जाके उसे क्लीन करा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ प्रायोरिटी क्यों है। जब मैं जीत के गई, मैंने विज़िट किया नाले पे, तो मुझे बहुत महिलाएँ मिली
एक महिला ने बताया कि उसके हस्बैंड सब्जी बेच रहे थे और वो गिर गए नाले में, 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली। आप मानिए कि मैं जीतने के जस्ट दूसरे दिन विजिट कर रही थी, तब ये मेरे संज्ञान में है, तो मुझे बहुत दुख लगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो जल्दी से जल्दी कवर अप किया जाए और उसे सफाई की जाए। उसी की प्रगति में ये रात के 1:30 बजे भी से क्लीनिंग के लिए जाते हैं। मैं खुद खड़े होके वहाँ जितने हमारे कर्मचारी हैं सबके साथ, और उसके लिए मैं अपने एमसीडी के कर्मचारियों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी ड्यूटी सिर्फ 3 बजे तक की है, लेकिन वो रात के 2 बजे भी इनके व्यवहार से या मेरे व्यवहार से, या कहिए उनको भी अच्छा लगता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने टाइम नहीं बांध रखा उसने राजनीति के लिए या सेवा के लिए। वो 24/7 अगर अवेलेबल है तो इट मीन्स प्रमाण के साथ अवेलेबल है। वो हमारा क्षेत्र है, हमारी जनता है, हमारा परिवार है। क्योंकि मेरी टीम, इनकी टीम, जो टीम आपका गौरव है, वो रात दिन लगी हुई है वहां पर। अभी भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है हमारा वार्ड, उस्मानपुर गांव पूरा बाढ़ से पीड़ित है। आज भी आप बिलीव करेंगे कि 35 फुट पानी है वहां पर। वहां भी बोट से जाकर उन लोगों को निकालने का, मवेशियों को निकालने का काम हम लोगों ने किया है। तो ये हमारे लिए परिवार है, उसके लिए हम 24/7 क्या पूरा टाइम वहीं पर बिताएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, ट्रैफिक को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है हर भाई, ये दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा, आपके एरिया में भी जाए तो इसके लिए भी कुछ आपने कुछ आने वाले टाइम के लिए? बेसिकली अभी ज़्यादा इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो जगह जगह जो है वहाँ पर रास्ते टूटे हुए हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो अभी ज़्यादा परेशानी है। बट मैंने देखा है कि इस बीच में हमारे सिग्नेचर के बनने से हमारे को बहुत रिलीफ हुआ है। इसके बाद जो है अभी एक नया शास्त्री पार्क पे जो फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो पहले से तो बहुत ज़्यादा उस पर चेंजेस हैं और रिलीफ भी है, और समय समय के बाद जो है डेवलपमेंट से काम होंगे तो मुझे लगता है और रिलीफ मिलेगा। अच्छा, पोल्यूशन को लेकर अक्सर आपकी सरकार कदम उठाती रहती है, ईवी को प्रमोट ज़्यादा कर रही है, तो आपको लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये ज़्यादा चेंजेस आएगी इसके लेकर? हाँ बिल्कुल, पहले पेट्रोल और डीजल चलता था, लोगों ने सीएनजी पर अपने आप को स्टार्ट किया लाना। अब सीएनजी के बाद जो है लोग अब ईवी पे आना स्टार्ट करेंगे। अब ये ज़रूरत है, अब आदमी को अपने ज़रूरत के हिसाब से तो मोल्ड होना पड़ेगा। अब बहुत चीज़ें देखनी है, एटमॉस्फेयर भी देखना है, टेम्परेचर भी देखना और बाकी सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से अपने आप को लोग बदलाव तो कर ही रहे हैं। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हाँ, उसका रीज़न है कि 95% लोग जो है डेली हैंड टू माउथ है, नहीं अफोर्ड कर सकते अपना व्हीकल जो है, और पेट्रोल भी इतना महंगा है, डीजल भी इतना महंगा है, तो लोगों को भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इतनी अच्छी बसेस में सफ़र करने का मौका मिलता है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल रखा गया है, सीसीटीवी कैमरेज भी आप देख रहे हो, मार्शल भी उसमें अवेलेबल हैं, तो अपने आप को महिलाएं भी बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को जो उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल जी से, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर कर दिखा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि अक्सर विपक्ष नहीं कहूँगा मैं, आम जनता की बात भी कहूँगा, फ्री को लेकर बड़ी नाम उठता है, फ्री बिजली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लेडीज़ के लिए फ्री टिकट्स, वृद्ध के लिए फ्री जो आप सेवा करते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि पब्लिक कहीं ना कहीं वो सही है? नहीं, आप मुझे बताएं, एक सांसद को बिजली फ्री मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है, टेलीफोन की सुविधा उसको फ्री मिलती है, कितने इतने अलायंस उसको फ्री मिलते हैं। वो तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो जनता है उसका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। अगर उसको हम फ्री दे रहे हैं तो क्या इसमें मतलब क्या दोष है, आप मुझे बताइए। और मुझे लगता है जो दिल्ली के बेटे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी देखा देखी आज भारत के प्रधानमंत्री को जो वो रेवड़ी कह रहे थे, आज आप जाके देखिए कर्नाटका में उन्होंने क्या घोषणाएं की हैं, और स्टेट में जाके देखिए। तो ये तो एक सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप उनको सिर्फ टारगेट कर रहे हो, लेकिन जनता से जाके पूछिए जनता कितनी खुश है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज पिछली बार 70 में से 67 सीटें दी गई थी, और इस बार 70 में से 62 सीटें दी गई हैं। तो आप मानिए कि दिल्ली की जनता उनके फैसले से कितना खुश है, क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। अगर उन्हें रिवर्ट में मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मुझे कहना नहीं चाहिए। सरकारें चली गई थी पेट्रोल पे, टमाटर पे और सिलेंडर पे। एक हमारी मंत्री थी, वो चूड़ियां बेचती थी। आज मैं पूछना चाहती हूँ, आज वो कहाँ है? 1350 रुपए का सिलेंडर। आप गरीब की रसोई में जाके पूछिए कैसे वो रसोई बनाता है।
ये बहुत विडंबना है, मैं उस ट्रैक पे नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बड़े देश की विडंबना है। आप घोषणाएं कुछ करते हैं और प्रत्यक्ष में आप जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ छल कर रहे हैं। आखिरी में 2 शब्द राजनीति.com के लिए, हमारे पोर्टल के। टीम राजनीति.com के सभी सदस्यों का, मनोज जी और मोहित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और इनके चैनल के लिए और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जो है बेबाकी से जो है जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों ने आपके इस चैनल को और जिस विश्वास के साथ उन्होंने जो है उम्मीद जताई हुई है कि आप सच सच ही दिखाएंगे, जो आजकल मैंने देखा है कि नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सच से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं दिखाने से, बेसिकली मीडिया चैनल्स वाले तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिससे वो भी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो आज की डेट में ऐसे मीडिया चैनल्स की सख्त आवश्यकता है जो सच्चाई को दिखाएं, हकीकत को दिखाएं, और देर सवेर है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, हकीकत को दिखाओगे, तो जरूर लोग आपको पसंद करेंगे और आपके चैनल की भी बहुत तरक्की होगी। तो आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मपुर से निकम पाशा छाया जी, और उनके साथ तत्पर तैयार रहने वाले, जनता के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी हमेशा खड़े रहने वाले गौरव शर्मा जी। इसी तरीके से नए चेहरों के साथ फिर मिलेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त जतिन। नमस्कार, राजनीति.com से।